काफ़ी महीनों की डिस्कशन के बाद और नेगोशिएशन के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है, जिसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहते हैं। इंशाअल्लाह इस मुआहदे के बाद IMF का जो फुल बोर्ड है वो इस मुआहदे की अप्रूवल देगा। हमें 3 साल के अरसे के दौरान तकरीबन $6 अरब IMF से मिलेंगे। उसके साथ रिलेटेड जो बात है कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट जैसे मालियाती अदारे जो हैं वहाँ से हमें इजाफी रकम मिलेगी तकरीबन $2 से $3 अरब। कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए हमें कीमतें जो हैं कुछ एरियाज में बढ़ानी होगी। IMF के पास जाने की नौबत इसलिए आई कि 10 साल का इतना बड़ा बहरान छोड़ के गई है साबका हुकूमत। जो मालियाती खसारा था वो इस हद तक बढ़ चुका था कि खतरे की घंटियां बज रही थी। बहुत गंभीर सूरत हाल से हम 2-4 हैं, लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि IMF को बावर कराए। हमारी कोशिश ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनमें जितनी नरमी ला सकते हैं लाएं। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात की, जिनकी फ़ाइनली जो थी वो तकमील तक पहुंच गए गुज़िश्ता रात को। अब बेसिकली जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है या अग्रीमेंट है IMF के साथ वो पाकिस्तान का तय पाया है। अब यही मुआहदा जो है ये IMF के हेडक्वार्टर्स उनकी फुल बोर्ड मीटिंग में जाएगा और वहाँ वो इसको अप्रूवल देंगे। फ़ाइनेंस एडवाइज़र अब्दुल हफीज़ शेख साहब के बकौल इसके बाद IMF से तो हमें $6 अरब के करीब मिलेंगे ही सही, इसके बाद हमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी $2 से $3 अरब मिल सकते हैं। और उसके अलावा भी हम जो फ़ंड्स रेज़ करना, पाकिस्तान अगर फ़ंड्स रेज़ करना चाहता है इंटरनेशनली तो वो भी आसान हो जाएगा। जो स्टेटमेंट आया है IMF की तरफ से उसमें कुछ ख़ास तफसील तो अभी प्रोवाइड नहीं की गई, पर इतना ज़रूर कहा गया है कि जो प्राइमरी डेफिसिट है वो GDP का 0.6% होगा। इसके अलावा उसमें ज़िक्र किया गया है कि स्टेट बैंक को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिससे लोग ये समझ रहे हैं कि ये हवाला है उस बात का कि IMF को के स्टेट बैंक को अब ऑटोनमस करना पड़ेगा और जो एक्सचेंज रेट है उसको आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करना जो है वो हुकूमत जो है इससे बाज आएगी एंड दे विल, जिसको कहते हैं कि एक फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा। इसके अलावा अग्रीमेंट में ज़िक्र इस तरह की चीज़ का भी है कि जो डेफिसिट्स हैं एनर्जी सेक्टर के हवाले से उनको भी कम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि प्रॉबली अब एनर्जी की जो कीमतें हैं वो अगले कुछ महीनों के अंदर बढ़ा दी जाएंगी। तफसील तो हमें कुछ दिनों के बाद पता चलेगी, मगर ऑब्वियसली अभी से ही अपोजिशन की तरफ से बहुत तनकीद आ रही है और वो कह रहे हैं कि जो IMF की डील है इसको पार्लियामेंट में लाया जाए और वहाँ इसके ऊपर डिबेट की जाए। IMF की डील जो है इस वक्त वो एग्जैक्टली उसके कॉन्टूर्स क्या हो सकते हैं, उसके अंदर कितनी कड़ी शराइत हो सकती हैं, उनका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, आज इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे डॉक्टर आयशा गौस से, जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब, और साथ हैं हमारे मुज़म्मिल असलम साहब जो एक इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू जी। आयशा साहिबा, पहले मैं आपसे शुरू करूँगी। ये जो स्टेटमेंट आया है IMF की तरफ से, इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो सूबे हैं वो भी कमिट करेंगे कि वो एफ़र्ट्स करेंगे हुकूमत के साथ मिलके कि जो फिस्कल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलाइन हों। क्या इसका ये हम मतलब समझ सकते हैं कि इसके बाद शायद NFC अवार्ड जो है उसमें थोड़ी तब्दीली करनी पड़े और जो सूबे हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़े इस हवाले से? देखिए, मेरा ख़्याल है कि आपकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। IMF का जो स्टेटमेंट आया उसमें 2-3 चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हैं। एक तो उन्होंने जो आपने जैसे बताया कि प्राइमरी डेफिसिट की बात करी है, जिसका मकसद ये है कि डेट पेमेंट के अलावा जो डेफिसिट होगा उसको हमें कम करना है, बड़ा सिग्निफिकेंटली कम करना है। 1.3% ऑफ द GDP आई थिंक द नंबर इज़। सो इसकी वजह से जो एडिशनल टैक्सेशन प्रपोजल्स हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट लगाने पड़ेंगे। तो एक तो ये इम्प्लिकेशन है इस सारी बात की। दूसरी
दूसरी बात जैसे आप ये कह रही हैं कि उसका ये भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर तौर पे बयान किया है, द प्रोविंसेस हैव टू बी टेकन ऑन बोर्ड। और पहले भी ये ख्याल हो रहा था कि अगर ये प्राइमरी डेफिसिट कम करने की जो बात हो रही है या उसी पे डिपेंड करेगा ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट, उसमें सूबों का रोल इस लिहाज से हो जाता है जो ट्रांसफ़र दिए जाते हैं। एक परसेप्शन ये हो गया है कि प्रोविंसेस आर गेटिंग टू मच, और एक बोनांजा सा उनको मिल गया है आफ्टर द 7th NFC अवार्ड, और इसको वो चाहते हैं कि थोड़ा सा रिविज़िट किया जाए। मेरे ख्याल से यही उसका इम्प्लिकेशन हो रहा है। अभी भी इस दौरान में भी IMF से जो डील हो रही थी, वो ये चाहते हैं कि प्रोविंसेस सरप्लस जनरेट करें ताकि वो सरप्लस एक्चुअली फेडरल डेफिसिट को, जिसे कहना चाहिए, बैलेंस आउट कर दे और वो कम कर दे। तो वो उनकी तवक्कुआत प्रोविंसेस से इस जानिब हैं कि वो अपना ख़र्चे कम करें, सरप्लस दें, जनरेट करें, वरना NFC रीविज़िट हो और उसमें किसी तरह वॉलंटरीली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तो हिसाब से कुछ नहीं चेंज हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न तो ये है कि जो लेवल है उससे कम नहीं हो सकता। तो अगर इनको रिटेन करने या प्रोविंसेस को कुछ कम देना है तो इनको वॉलंटरीली प्रोविंसेस से वो शेयर वापस लेना पड़ेगा, जो ऑलरेडी बात भी हुई है कि कुछ सिक्योरिटी के मद पे, कुछ फाटा के डेवलपमेंट के मद में उन्होंने बात करी है कि आप फेडरल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करें। आई थिंक ओवरऑल कुछ 7% ऑफ द GDP वो जो शेयर है वो चाहते हैं कि वो वापस फेडरल गवर्नमेट तक आ जाए। तो ये क्योंकि प्रोविंसेस के साथ प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात भी हुई थी IMF के जो यहाँ स्टाफ था, मीटिंग्स जब हो रही थी, तो हो सकता है कि इस तरह की बात उनके साथ उस वक्त डिस्कस की गई हो। अब देखिए, मैं उसकी प्रिवी तो नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है मैं कि तो वैसे कह रही हूँ कि क्योंकि मुलाकात हुई थी तो हो सकता है कि वहाँ डिस्कशन हो सकता है जी। ये कहा गया होगा कि ओवरऑल माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ये हैं, आप अपना हिस्सा दें, और उस पर सूबों का मुझे नहीं पता क्या रिएक्शन होगा। बट क्योंकि इस वक्त PTI की गवर्नमेंट पंजाब में है और PTI की गवर्नमेंट KPK में है, तो ये हम शायद अज्यूम कर सकते हैं कि वो चाहे इन पे कुछ इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करके इनसे अपनी बात मनवा लें। अब रह जाएगा सिर्फ प्रोविंस सिंध का। सही। मुजम्मिल साहब, आपको भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो ये स्टेटमेंट आया है इसमें वो बहुत जिक्र कर रहे हैं कि जो एक तो सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से ऑब्वियसली उन्होंने बहुत जिक्र किया है, और दूसरा एक दो जगह पे उन्होंने जिक्र इस तरह का किया जिससे लगता है कि वो चाहते नहीं है कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग को बहुत ज़्यादा स्लैश किया जाए। वो कह रहे हैं कि दिस विल बी अकम्पनीड बाय प्रूडेंट स्पेंडिंग ग्रोथ एम्ड एट प्रिजर्विंग एसेंशियल डेवलपमेंट स्पेंडिंग, स्केलिंग अप द बिस्प। आपका क्या ख्याल है कि क्या वो IMF की तरफ से कोई शर्त रखी गई है कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग पे इस दफ़े आप जो है खर्चे मत कम करें और कहीं और से करें? देखिए, बात ये है कि IMF का जो प्रोग्राम होता है वो बहुत एग्रेसिव प्रोग्राम होता है। वो हर तरह की एक्सट्रीम्स को टच करता है। एक तरफ वो जो है जैसे उन्होंने बात बोली कि हम बैलेंस करना चाहते हैं इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को, दूसरी तरफ क्योंकि उनके जब वो एग्रेसिवली आते हैं, डिवैल्यूएशन भी करवाते हैं, शरह सूद भी बढ़ाते हैं, फिर जो अगर प्राइस पास थ्रू होता है, जैसे अभी हमारे मुल्क में जो बिजली और गैस का प्राइस पास थ्रू पेंडिंग है काफ़ी अरसे से, तो वो भी करवाना है। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, उन सारों को या तो बेच दें आप और प्राइवेटाइज करें या रिस्ट्रक्चरिंग करें, उनसे लॉसेस को कट डाउन करें। अब उनके लॉसेस कट डाउन करने का मतलब ये कि लोगों को निकालना या गोल्डन हैंडशेक वगैरह टाइप है। तो ये इससे जो है आपका जो वल्नरेबल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी होता है, जो पुअर, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अच्छा, अब वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं तो वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा आप IMF का प्रोग्राम देखें, हिस्टोरिकली भी 2008-9 में जब आए थे तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक्चुअली नाम रख दिया गया था पीपल्स पार्टी ने, लेकिन वो IMF की शर्त थी कि आप पुअर को प्रोटेक्ट करें, तो उस वक्त ये शुरू हुआ। फिर 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो उस फंड साइज को जो है बढ़ा के 100 अरब करवा दिया गया कि आपने ये करना है ताकि पुअर प्रोटेक्टेड रहें। अब जो है IMF 2019 का जो प्रोग्राम है उसमें 180 अरब तक ले गए, यानी कि मजीद उसका क्वांटम बढ़ा दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे मुस्तफीद हो सके। बट ये कितना कामयाब प्रोग्राम रहा है 10 सालों में, पिछले हमें इसको ये देखने के आया, इसमें गुर्बत मिटाने में या गरीबों का सहारा बना है ये प्रोग्राम, ये मिसयूज हुआ है। ये अभी तक हमारे पास इसकी कोई इवैल्यूएशन नहीं आई सामने।
دوسری بات آپ نے جو ڈیولپمنٹ کی، آبویسلی وداؤٹ ڈیولپمنٹ جو ہے آپ کا ملک جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو آگے نہیں جا سکے گا. اور آئی ایم ایف نے ایگریسو ٹیکسیشن کی بات کی ہے، اور اگر ایگریسو ٹیکسیشن چاہیے تو اس کے پیچھے آپ کو کچھ نہ کچھ تو ایسا چاہیے کہ جو گروتھ کو اسٹیمولیٹ کر سکے. تو وہ آئی ایم ایف نے اس چیز کو بھی پابند کیا کہ آپ جو ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو قائم رکھیں، لیکن آپ کی جو کرنٹ ایکسپینڈیچر میں جو ارریلیونٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو کنٹین کریں. اور جس میں آپ نے ایک میجر بات کر بھی لی ڈاکٹر صاحبہ سے کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس پہ جو ہے وہ کٹ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے بیسکلی اٹس اے مدر آف آل کرائسس، کیونکہ اتنا بڑا پورشن پچھلے 10 سال سے جو ہے صوبوں کو جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنے ڈیفیسٹ کو 5% سے نیچے لا ہی نہیں پا رہی. مطلب منیمم 5%، ہم 7 بھی دیکھ رہے ہیں، 6.5 بھی دیکھ رہے ہیں. تو صوبوں سے جو ہے اس دفعہ جو ہے کافی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ چاہیے ہوگا، کوآپریشن چاہیے ہوگا. صحیح جی. عائشہ صاحبہ اور مزمل صاحب، یہاں ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین، وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک بٹ ویل بی رائٹ بیک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عائشہ غوث سے اور مزمل اسلم صاحب سے اباؤٹ دی آئی ایم ایف ڈیل جو سائن کی ہے گزشتہ رات پاکستانی حکومت نے. جی عائشہ صاحبہ، مزمل صاحب نے بھی این ایف سی کے حوالے سے ذکر کیا، آپ شاید اس پہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں بیفور وی وینٹ آن دا بریک. جی، میں صرف 2 چھوٹی سے حقیقتیں یا فیکٹ سامنے لانا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ جتنا انکریز این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے صوبوں کو ٹرانسفر ہوا ہے، فیڈرل بجٹ ڈیفیسٹ اس سے کئی گنا بڑا ہوا ہے. سو اگر ہم یہ این ایف سی کے ایڈیشنل ٹرانسفر کو بلیم کرتے بھی ہیں فار بجٹ ڈیفیسٹ، سو اٹ اکاؤنٹس فار لیس دین 1/3 آف دا فیڈرل بجٹ ڈیفیسٹ. سو کٹنگ ڈاؤن این ایف سی، اور این ایف سی از ناٹ ریئلی رسپانسبل فار دا مس مینجمنٹ ایٹ دا فیڈرل لیول. میں سمجھتی یہ ہوں انہوں نے خود اپنے ایکسپینڈیچرس کو ٹھیک کر کے ریونیو کو بڑھانا چاہیے تھا فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول کرنے میں. اور دوسری ایک چھوٹا سا فیکٹ یہ کہ دیکھیں صوبوں کو اگر آپ اسکویز کرتے ہیں اس کی فنڈنگ، تو جو بیسک سروسز ہیں جو عام آدمی کو کی زندگی متاثر کرتی ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، پبلک ٹرانسپورٹ، واٹر سپلائی، ایگریکلچر، انڈسٹری، یور اسکویزنگ فنڈنگ ٹو دیز سیکٹرز، یہ بڑے کرٹیکل سیکٹرز ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا یہ سوچ لینا چاہیے صوبوں کو کہ وہ اپنے فنڈز اگر گیو اپ کرتے ہیں تو یہ اس کا کانسیکوینس ان کی پاپولیشن پہ اور ان کی کوالٹی آف لائف پہ بہت ہی زیادہ نیگیٹو ہو سکتا ہے. جی مزمل صاحب، آپ سے اب یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو اس کے اندر ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی اسٹیٹمنٹ کے اندر بہت ذکر ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایکول اینڈ ٹرانسپیرنٹ ڈسٹریبیوشن آف دا ٹیکس برڈن اور اس کو بڑھانے کی بات، مگر اصلاحات تو کیونکہ ابھی تک ایف بی آر میں ہوئے نہیں، تو کین وی ایکسپیکٹ کہ شارٹ ٹرم میں تو ایٹ لیسٹ جو اس وقت ٹیکس پیئنگ لوگ ہیں ان کے اوپر ہی برڈن بڑھے گا اور انڈائریکٹ ٹیکسیشنز بڑھائی جائیں گی؟ دیکھیں، ویسے تو اب کیپیسٹی ٹو چارج فردر ٹیکس آن ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر بہت ہی لمیٹڈ رہ گئی ہے، کیونکہ ہم جو ہے میکسیمم لیول پہ چارج کر رہے ہیں ٹیکسز. اب اس کے اوپر ٹیکس چارج کرنے کا مطلب یہ کہ آیا یا تو لوگ کام چھوڑ دیں گے یا اپنے بزنس کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دے ول ناٹ فائنڈ ویلیو آف منی کہ وہ اپنا پیسہ کاروبار میں لگائیں اور ٹیکس کی شکل میں گورنمنٹ کو واپس دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا پڑے گا اور ہمیں ایگزیمپشنز کو ختم کرنا پڑے گا. مجھے آئی ایم ایف کا نوٹ پڑھ کے کل ٹرانسکرپٹ پڑھ کے خوشی یہ ہوئی اور ان کی طرف سے مجھے ایک اشارہ بھی لگا کہ اور جو آپ نے بھی ورڈ یوز کیا کہ اکویٹیبل ٹیکسیشن ہوگی. تو وہ اکویٹیبل کا مطلب یہی ہے کہ جن کو اب ٹیکس نہیں لگا ہوا تھا یا جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے ان کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے گا، اور یا جن کو ایگزیمپشنز دی گئی تھی تو اس کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے گا. آبویسلی اس میں بہتر یہی ہوگا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکس دیا جائے تاکہ وہ مہنگائی پہ اس کا اثر نہ پڑے. لیکن ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے ہسٹوریکلی، جیسے 2008-9 میں جی ایس ٹی بڑھا دیا تھا، پھر 2013 میں بھی جی ایس ٹی کی شرح بڑھا دی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے جو ہے ریگولیٹری ڈیوٹیز کو بڑھاتے گئے اپنے ٹیکس کے ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے. ہمارا ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ فوکس ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے ایونچولی ہماری ایکسپورٹس بھی خراب ہو گئی،
स्मगलिंग भी बढ़ गई, टैक्स की चोरी और बढ़ गई। तो हमें अपने टैक्स के निज़ाम को कॉम्प्रिहेंसिव करना होगा। एक तो सस्ता करना होगा टैक्स को, करना तो होगा, ये तो मुजम्मिल साहब हम कब से सुन रहे हैं। मसला ये है कि क्या शॉर्ट टर्म में ही हो सकता है कि नहीं? शॉर्ट टर्म में तो फिर वही, अगर आप उसी फॉर्मूले पे जाएंगे तो वो अपने दिन आप गुजारेंगे और कुछ भी नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखें, जितनी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्क्वीज होगी उतना आपका एबिलिटी टू कलेक्शन टैक्स जो है ना वो रिड्यूस करेगा। जी आयशा साहिबा, एक और चीज़ जिसका जिक्र स्टेटमेंट के अंदर है एंड विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग है, वो जो है उन्होंने जिक्र किया है कंटिन्यूइंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एफर्ट्स। तो इससे क्या हम ये समझ सकते हैं कि IMF भी FATF के साथ मिलके हमारे जो एफर्ट्स हैं इस हवाले से ऊपर नज़र रखेगा? आई मीन व्हाट डू वी मेक ऑफ इट? क्योंकि ये चीज़ें तो वो हैं जिनके ऊपर FATF हमारी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग कर रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इससे इम्प्रेशन तो डायरेक्टली यही कन्वे हो रहा है कि कुछ लिंक है IMF के फंडिंग में और हमारी FATF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं और जो उसकी रिजीम है उसको फुलफ़िल करने में। तो ये तो बात बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने आ रही है, बावजूद इसके कि बारहा गवर्नमेंट ये कह चुकी है कि दोनों में कोई लिंक नहीं है। देखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कर्टेल करना हमारे अपने इंटरेस्ट में है और गवर्नमेंट कर भी रही है। उसने बारहा कोशिश करना शुरू कर दी है इस पे, और हमने कुछ OECD वगैरह से डेटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग पहले ही शुरू कर दी थी इसी मद में। तो ये पेशरफ्त तो हो रही है, बट लिंकिंग द IMF टू इट आई थिंक इज़ मोर जिसे कहना चाहिए पॉलिटिकल देन प्योर टेक्निकल। इसलिए कि IMF तो बस बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए अब उन कंट्रीज़ को हेल्प करता है, उसमें ये पॉलिटिकल एजेंडाज जनरली नहीं होते हैं। और दूसरी बात जो आप उससे पहले कह रही हैं पूछ रही थी टैक्सेस का, देखिए शॉर्ट रन में इनके पास कोई गुंजाइश इस वक्त नहीं है ना ये कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट बढ़ा दें। इसी के अगर अगले बजट में ये आपने लाना है तो ये बड़ा लाइकली है कि मेजर रिवैम्पिंग हो जाएगी और जो अंडर टैक्सड और अनटैक्स सेक्टर्स हैं वो टैक्स नेट में आ जाएंगे। मुझे ये लगता है नॉन लाइकलीहुड FBR एग्जिस्टिंग पेयर्स पे टैक्स रेट्स बढ़ाकर ही ये टैक्स कीमत को पूरी करने की कोशिश करेंगे। सो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि मोर बर्डनिंग ऑफ द ऑलरेडी बर्डनड सेक्टर्स, और ख़ास तौर पे ये कि इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और इससे आम लोगों पे यानी जो बेसिकली कंज्यूमर्स हैं बढ़ेगा। जी उन पे बर्डन पड़ेगा। बिल्कुल क्लियरली 1 मिनट लेफ्ट, वेरी क्विकली आपका क्या ख्याल है कि क्या प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस जो है उसमें तेज़ी हमें देखने को मिलेगी अगले साल के अंदर? We have 1 minute left, sir. Very quickly. देखिए 31 एंटिटीज PMLN को दिया था, टारगेट है इनको 40 दे दिया है, और इन 40 में जो मेजॉरिटी है वो लॉस मेकिंग एंटिटीज है। या तो लॉस मेकिंग एंटिटीज आप थ्रो अवे प्राइसेस में बेचेंगे और आपको रेजिस्टेंस भी मिलेगी यहाँ के लोगों की और यूनियन से। तो मेरा अपना ख्याल ये कि इट विल बी अ वेरी टफ जॉब टू डिलीवर ऑन इट अनलेस कि इन ऑर्गेनाइजेशन में टर्न अराउंड हो जाए और ये प्रॉफिटेबल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब एंड डॉक्टर आयशा गौस, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, नाउ वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो एकदम सिक्योरिटी सिचुएशन इस वक्त मुल्क के अंदर डेवलप हो गई है और एक के बाद दूसरे हमने बहुत से टेररिस्ट अटैक्स देखे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन की, जिसके ऊपर कुछ सवाल उठना शुरू हो गए हैं पिछले दिनों के कुछ वाक़यात के हवाले से। हफ्ते को ही एक बहुत बड़ी ख़बर आई कि गवादर के अंदर जो PC होटल है उसके ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया। वो अंदर घुस गए होटल के और काफ़ी घंटे लगे उस होटल को साफ़ करने में और सिक्योरिटी को उसको क्लियर करने में, और इस ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए, साथ में एक नेवी एहलकार और 5 अफराद को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बलूचिस्तान में इससे पहले
بھی دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں. چمن کے اندر 8 مئی کو ایک دھماکے کے اندر ایک قبائلی سردار اور اس کے 2 گارڈز مارے گئے, اور پچھلے ہفتے ہی لاہور کے اندر داتا دربار کے باہر بھی ایک دھماکہ ہوا, خودکش دھماکہ ہوا. اور اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے اندر نہ صرف پولیو ورکرز پہ حملے ہوتے رہے بلکہ حیات آباد کے اندر بھی ایک بہت لمبا اور طویل آپریشن کیا سیکیورٹی فورسز نے, کیونکہ دہشت گرد اپیرنٹلی ایک گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے. یہ سارے واقعات جو آج پچھلے دنوں میں ایک ساتھ ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے ایک دفعہ پھر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر سیکیورٹی سچویشن ایک دفعہ پھر خراب ہو گئی ہے؟ سیکیورٹی فورسز نے جو اس سچویشن کے اوپر قابو پا لیا تھا, کیا اب یہ پھر سے حالات خراب ہو رہے گئے ہیں؟ اسی حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز گل صاحب, جو ایک سینئر تجزیہ کار ہے. ویلکم ٹو دا شو امتیاز صاحب. امتیاز صاحب, اتنے زیادہ واقعات پچھلے دنوں میں, از اٹ الارمنگ؟ کین وی سے کہ سچویشن دوبارہ خراب ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, دوبارہ خراب ہونے کا تو میں نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ گزشتہ چند مہینوں سے بڑے تواتر کے ساتھ خاص طور پہ بلوچستان میں حملے ہو رہے ہیں, چاہے وہ ایف سی ہو, چاہے فوجی اہداف ہوں یا پھر شیعہ ہوں. اور اس کی بڑی وجہ, صاف وجہ ہے کہ جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے, بلوچستان ریپبلکن آرمی ہے اور بلوچستان لبریشن فرنٹ, یہ 3 تنظیمیں ہیں جنہوں نے اب باقاعدہ ایک اتحاد بھی کیا ہوا ہے کچھ عرصے سے, اور اس کے تحت انہوں نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ آئندہ جو بھی بلوچستان میں کارروائیاں ہوں گی وہ اس کے مشترکہ طور پہ ذمہ دار ہوں گے. تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ڈانڈے کہیں پہ ملتے ہیں, اور اس وقت جو بڑی تصویر وہ یہ ہے کہ جس انداز میں بھارت اور امریکہ کے اتحاد کے ساتھ چین کی مخاصمت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس میں اس کے ساتھ ساتھ ان کے اعلی کار ان لوگوں کے, یعنی امریکہ کے یا بھارت کے, ان کے لیے امداد میں بھی, ان کی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں, پہلے نیوی جو 14 لوگ مارا میں مارے گئے, اس کے بعد ابھی یہ کل والا واقعہ ہو گیا. اب تو کبھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی شکل ہے سیکٹیرین ہے, یعنی شیعہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں, کبھی ہم دیکھتے ہیں ایف سی والے شکار ہوئے, کبھی نیوی والے. تو یہ اس پراکسی جنگ کا حصہ ہے جس کا بیٹل گراؤنڈ اس وقت پاکستان ہے, اور جس کی پیچھے ڈانڈے جو ہیں شاید وہ امریکہ کی قوتوں سے ملتے ہوں یا بھارت سے ملتے ہوں. یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اس میں دیر از اے لارجر ریجنل پکچر ٹو اٹ, مگر یہ جو ریجنل پکچر ہے یا جو پراکسی وار ہے, یہ تو ہمیں بہت عرصے سے معلوم ہے, یہ نئی چیز نہیں ہے. تو کلیئرلی پہلے بھی یہ کوششیں ہو رہی تھیں, بٹ ہم کہیں نہ کہیں, ہماری سیکیورٹی فورسز, ہماری انٹیلیجنس وہ اتنی افیکٹو تھی کہ ان کوششوں کو روک پا رہی تھی. اب اگر یہ 3-4 واقعات اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہمارے ایفرٹس میں کوئی کمی رہ گئی ہے, یا ان کی طرف سے جو ایفرٹ تھا وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. آئی مین کہیں نہ کہیں کوئی تو فرق پڑا ہے نا, کہ واقعات ہو گئے ہیں جو پہلے نہیں ہمیں نظر آ رہے تھے. 6 مہینے پہلے دیکھ لیں, سال پہلے دیکھ لیں, آئی تھنک وی ڈیڈ ہیو اے بیٹر سیکیورٹی. وہ اس وجہ سے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت 2015 کے شروع سے جس انداز میں کارروائیاں ہوئیں 2-3 سال تک مسلسل کریک ڈاؤن چلتا رہا, تو اس میں جتنے بھی ٹیررسٹ نیٹ ورک تھے ان کو کافی, اس کو کہتے ہیں ڈسرپشن ہوئی ان کی, یعنی ان کو بے دخل کیا گیا اپنے ٹھکانوں سے. اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے نیٹ ورکس ان کے ٹوٹے. اب ان کو پھر دوبارہ منظم ہونے میں وقت لگا. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہے کہ ان کی تنظیم نو کے بعد ان کے نئے, میرا خیال ہے ان کو ٹاسکس ملے ہیں, نئے اسائنمنٹس ملی ہیں, جس کے تحت یہ ملک کے مختلف علاقوں میں یہ کام چل رہا ہے. باقی جو آپ کا سوال تھا کہ کہیں کمی ہوگی, کمی بے شک ہے پاکستان کے اندر. یہاں پہ ہماری اپروچ میں بھی کچھ کمی ہے, ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی ہے, اور اگر آپ نے مکمل طور پہ دہشت گردی پہ قابو پانا ہے تو پھر میرا خیال ہے آپ کو جا کے دیکھنا چاہیے کہ چین نے شنجیانگ میں کیا طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے, کتنے وسائل, کتنے مالی وسائل کے ساتھ اور کتنے انسانی وسائل کے ساتھ, کہ وہاں سے
जिसको कहते हैं ना चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो इम्तियाज़ साहब, फिर आपने ये जो बात की कि वो रीग्रुप कर गए कि जब भी ये ऑपरेशंस हम करते हैं उसके बाद फ़र्क पड़ता है, ऑब्वियसली उनके नेटवर्क्स टूटते हैं, मगर वो रीग्रुप करते हैं, तो ये रीग्रुपिंग को रोकने का क्या तरीका है? या आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब हमें दोबारा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो और ज़्यादा करने पड़ेंगे? नहीं, देखिए आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो वो तो चल रहे हैं, लेकिन शायद उसकी जो तवज्जो है वो महव हो गई है, वो जो जिस तरह होता है डायरेक्टेड फोकस्ड ऑपरेशन शायद उस तरह नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से मिलिट्री ऑपरेशन की तो ज़रूरत नहीं है ना। फाटा तो हमने क्लियर कर लिया, इसलिए मैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की बात करी थी, क्योंकि अर्बन एरियाज में दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग। ये काम ही इस काम का तदारुक ही होना है इंटेलिजेंस मालूमात के ज़रिए। अभी हम जिस नहज पे हैं, एक तवील अरसे तक ये जंग चलनी है, गैर यकीनी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ेगा, और उसकी लामहला बराह रास्त जो वजह है वो हमारे इलाकाई इस खत्ते की सूरत हाल है। हमारे पाकिस्तान के तीन तरफ, मशरक़ में भारत, जनूब मगरब में ईरान और मगरब में अफ़गानिस्तान, और तीनों की आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती इस वक्त चल रही है, और तीनों ख़ास तौर पे भारत और अफ़गानिस्तान अमेरिका के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है, जिस नौइयत की दहशतगर्दी है, वो फ़ायदा उठाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर की फॉल्ट लाइन से। तो हाउ डू वी एड्रेस इट? बिकॉज देखें ना, हमें वो तो अपना बिहेवियर तो तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो उस हवाले से हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें इसके लिए माली वसाइल ज़्यादा मुहैया करने होंगे, हमें ज़्यादा इंसानी वसाइल, हमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैंने मिसाल दी चीन की कि कुनमिंग के इलाके में और शिनजांग के इलाके में जिस अंदाज़ में उन्होंने काबू पाया हुआ है, फिर आप ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत की बात करना छोड़ दें, फिर डेमोक्रेसी की बात करना छोड़ दें। अच्छा, बस अब आप डराएं मत। फिर आप ये कहें कि यहाँ पे अखबारात पे भी मुकम्मल सेंसरशिप हो जाए, तो उसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। एक तरफ हम जब तक हम एक जमहूरी पार्लिमानी जमहूरियत के तौर पर आगे चलते रहेंगे, हम मगरबी दुनिया के साथ भी अपने रवाबित उस्तवार रखना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है ना हम तुर्की वाला मॉडल इख्तियार कर सकते हैं, ना हम चीन वाला मॉडल इख्तियार कर सकते हैं। हमें अलबत्ता चीन के साथ मिल के, दूसरे दोस्त मुल्कों के साथ मिल के वसाइल इकट्ठे करने होंगे, चाहे वो इंसानी वसाइल है, माली वसाइल है, उनके तजुर्बात से सीखना होगा। और ये एक तवील जंग है। शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने बहुत तफसील से हमसे बात की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पार्लियामेंट के अंदर जो आज 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की गई है फाटा के मर्जर के हवाले से। स्टे विद अस। Our 278 members rose in favor of consideration motion and none member rose against it. Consequently, the consideration motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. मुझे बड़ी खुशी है कि सारा हाउस आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बैक कर रहा है, जो कि कबायली इलाके के लोगों को एहसास देगा कि कौम उनके साथ खड़ी है जिस मुश्किल वक्त से वो गुजरे हैं। कौम चाहती है कि वो भी मेन स्ट्रीम हो, इनको मेन स्ट्रीम करने के लिए हम इनकी सीटें बढ़ाए जाएं ताकि इनको एक रिप्रेजेंटेशन और आवाज़ मिले। उनकी कुर्बानियों का पूरा हमें एहसास है, और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उनको उठाएं जो कि वो पीछे रह गए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि आज नेशनल असेंबली के अंदर फाटा के हवाले से 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो पास कर दी है। ये यूनानिमसली पास हुई, सारी जमातों ने इसको सपोर्ट किया, और साथ में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ख़ुद आज पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे इस बिल के हवाले से। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आज पास हुई है, इसके बाद जो फाटा की सीट्स हैं वो नेशनल असेंबली में 6 से बढ़ के 12 कर दी गई हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में प्रोविंशियल सीट्स हैं फाटा के हवाले से, वो 16 से बढ़ाकर 24 कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, उन्होंने सारी असेंबली को मुबारकबाद दी इस बिल की पैसेज पे, और फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सारे प्रोविंसेस जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने हिस्से से जो
पैसे सेट असाइड करने हैं फाटा के मर्जर के लिए, उसके बारे में सोचें और वो इस पे अग्री करें। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब, जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो इफ्तिखार साहब। थैंक यू। जी इफ्तिखार साहब, तो हमें ये बताएं कि कंसिडरिंग कि अभी फाटा के मर्जर के हवाले से पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी दिनों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की थी, तो इतनी जल्दी या इतनी देर से हुकूमत को ये एहसास क्यों हुआ कि फाटा की सीट्स के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है? ये एक लहर जो है वो फाटा के अंदर चली थी इमीडिएटली जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पिछली हुकूमत के आखिरी वक्त में जो है वो किया गया था। तो इस हुकूमत की शुरुआत में ही प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो गई। एक तो ये डायरेक्टली कोरिलेटिव है सेंसस से। सेंसस के अंदर जब बहुत सारी पॉलिटिकल जो जमातें थी, उनका कहना ये था कि बहुत सारे लोग फाटा से, यानी एक्स फाटा जो आप कबायली जिले हैं, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, वहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो आईडीपी थे और उनको सेंसस में शुमार नहीं किया गया। फाटा का एक्चुअल हिस्सा जो है वो ज्यादा बनता है इन टर्म्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में। दूसरा जो नेशनल असेंबली की सीट्स वहाँ पर की गई थी, जो अभी भी 12 हैं और उसको मौजूदा 12 पे ही रखा गया है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी उसमें से 6 कर दिए थे, वो भी पॉपुलेशन के डिवीजन के ऊपर। तो लिहाजा एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था, लेकिन इस वक्त पे आना जब इलेक्शन कमीशन ने जनरल इलेक्शन जो प्रोविंशियल असेंबली के लिए हैं उसको अनाउंस कर दिया था, अब जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पर लेकर आना और इलेक्शन को भी डिले कर देना, तो सियासी जमातों के अंदर जो है वो गहमा गहमी है इस बात की कि ऐसा क्यों किया गया इस टाइम पर। लेकिन हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर तो कम अज कम इसके ऊपर कंसेंसस है, लोकल लेवल पर इसको कुछ तशवीश की निगाह से जो है वो जरूर देखें। तो इफ्तिखार साहब कि क्या ये अब बिल्कुल डेफिनेट है कि इसके बाद जो इलेक्शन स्केड्यूल थे गालिबन जुलाई के लिए, उनके अंदर डिले होगा? देखिए, जो अमेंडमेंट का एक हिस्सा था, मैंने वो अमेंडमेंट बिल अभी पूरा देखा नहीं, लेकिन अमेंडमेंट मोहसिन दावड़ से जो बात हुई थी और जो बाकी फाटा के अरकान से बात हुई थी, क्योंकि बिल लेकर आने से पहले कुछ बैकग्राउंड मीटिंग्स भी, तहरीके इंसाफ और कुछ जमातें जो है ये चाहती थी कि तकरीबन 1 साल के लिए जो है उसको पोस्टपोन किया जाए। जो ओरिजिनल बिल के अंदर कंटेंट था उसमें 6 महीने का टाइम फ्रेम जो है वो दिया गया था। तो ये तो अब सर्टन है कि इलेक्शन कम अज कम इस टाइम पे नहीं होंगे, बल्कि जब नई सीटों के लिए दोबारा जो है उसको किया जाएगा, हल्का बंदियां की जाएंगी, पर्टिकुलरली जो प्रोविंशियल लेवल की हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है मैं कहना जरूरी समझता हूँ हमारे पास, क्योंकि जो स्केड्यूल बनाया गया है वो ऑलमोस्ट 3rd और 4th क्वार्टर के दरमियान में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए जो है वो रखा गया है, वो कबायली इलाका जाता है। ये 3rd और 4th क्वार्टर का से आपकी क्या मुराद है? 2019 के 3rd या 4th क्वार्टर। आई सी, ठीक है। ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर या शायद इसे थोड़ा सा पहले जो टाइम फ्रेम दिया गया था उसके लिए जो है वो रखा गया था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने की। ठीक है। एक सियासी पार्टियों का जो इख्तिलाफ जो सामने आया था वो यही था कि आप पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना कराएं, बल्कि पहले प्रोविंशियल जो है इलेक्शन कराएं। इसलिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव था और बाकी भी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव था कि वो करें। अब वो मजीद डिले हो, इसका मतलब ये है कि लगता है ऐसा है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस पहले होंगे और प्रोविंशियल बाद में होंगे, और ये एक ऐसी बात है जो शायद सियासी जमातें हजम ना करें। अब क्यों सियासी जमातों को इससे क्या प्रॉब्लम होगा? और ये आप बार बार कह रहे हैं कि सियासी जमातों को प्रॉब्लम होगा, तो ये इनमें कौन सी जमातें हैं? क्योंकि इफ्तिखार साहब जो मेन स्ट्रीम सारी बड़ी जमातें हैं उन्होंने तो आज पार्लियामेंट के अंदर इसको सपोर्ट किया है, तो उससे तो सिर्फ यही गैस कर सकते हैं कि आप शायद ANP की बात कर रहे हो या JUIF की। देखिए, ये दो पार्टीज तो लोकल लेवल पर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स की हम बात करें तो ऑब्वियसली इन दोनों पार्टीज के स्टेक्स वहां पर जरूर इन्वॉल्व हैं। रही बात जो बाकी यानी फेडरल लेवल पर जो जमातों के सेंट्रल लीडरशिप है, जो प्रोविंशियल लीडरशिप है, उसमें भी मुफाहिमत नजर नहीं आती। और वो सिर्फ इसमें नहीं बल्कि जब ओरिजिनल फाटा रिफॉर्म्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही थी तब भी उनके इख्तिलाफात सेंट्रल और प्रोविंशियल लीडरशिप से जो है वो सामने जो है वो आए थे। लेकिन जो एक लॉजिक दिया गया था कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले ना हो, उस लॉजिक की मेन मंतक जो है वो यही थी कि उसको इन्फ्लुएंस जो है वो ना किया जा सके इलेक्शंस को, इसलिए आप जो है पहले प्रोविंशियल इलेक्शंस कराएं, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जो है वो कराएं। लेकिन अब जब मजीद डिले हुआ है तो देखना पड़ेगा कि आया इलेक्शन कमीशन ये दोनों इलेक्शन करा भी तो ये भी तो हो सकता है इफ्तिखार साहब कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी डिले कर दे हुकूमत और कहे कि हम वो बाद में करवाएंगे, क्या ये मुमकिन है?
کیونکہ جو امیڈیٹ جو آپ نے وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر کا ذکر کیا کہ 3% NFC ایوارڈ کی بھی ایشو ہے، میرے خیال میں حکومت بھی یہ چاہتی تھی کہ ڈیلے ہو، کیونکہ اس میں جو مین ایشو آ رہا ہے لوکل گورنمنٹ کو جو فنڈز دیے جائیں گے آلموسٹ 40% جو ہے جو 3% NFC کا جو شیئر ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے وہ لوکل گورنمنٹ کے تھرو جو ہے وہ ڈسبرس ہوں گے قبائلی علاقہ جات کے اندر، لیکن وہ 3% NFC ایوارڈ سے جو ہے اس کا تعلق ہے. تو جب تک NFC کی ایلوکیشن نہیں ہوگی 100 بلین روپیز جو ہے وہ سالانہ دیے نہیں جائیں گے، تب تک لوکل گورنمنٹس کا آنا اور ڈیولپمنٹ کا کام نہ کرنا بھی مزید جو ہے مشکلات جو ہے وہ درپیش ہوں گی. اس لیے آپ نے وزیر اعظم صاحب کی جو انہوں نے جو اپیل کی کہ جو ہے پروونسز جو ہے وہ اپنا حصہ سے کاٹ کر جو ہے وہ قبائلی علاقہ جات کی طرف جو ہے وہ. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.